अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज के दिन हम एक्सरसाइज 5.2 के पहले 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कॉपी पेंसिल निकाल लें, साथ साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहता है चेक वेदर द गिवन रेकरेंस रिलेशन आर होमोजीनियस आर नॉन होमोजीनियस। ये जो भी हमें नीचे रेकरेंस रिलेशन दिए गए हैं, ये होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन है या नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन है, इनको हमने चेक करना है। इफ़ नॉन होमोजीनियस, अगर ये नॉन होमोजीनियस है, फिर हमने फाइंड करना है एफ एन को एंड एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन को। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं डिटेल के साथ पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया। एग्जाम्पल्स भी हमने डिटेल से डिस्कस की थी। तो आज जो एक्सरसाइज सोल्व करेंगे ये हम डायरेक्टली क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से किया था। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछता है कि दिए गए रेकरेंस रिलेशन में से कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा नॉन होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो ठीक है, लेकिन अगर नॉन होमोजीनियस है फिर एफ एन बताएं क्या है और एसोसिएटेड बताएं क्या है। तो चलिए आइए हम पहला डिस्कस करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 4 ए एन माइनस 1 प्लस 4 ए एन माइनस 2 इक्वल टू है 0 के। ठीक है, अगर ए वाली चीज़ें हम तमाम एक साइड पे ले आए और इक्वल टू के दूसरी तरफ 0 बचे, तो ऐसे रेकरेंस रिलेशन को हम होमोजीनियस कहते हैं। तो ए वाली सारी टर्म्स एक साइड पे है और दूसरी साइड पे 0 है, तो ये हमारे पास होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस होगा। नेक्स्ट हम बी पार्ट की बात करें, पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में देखेंगे ये ए वाला है, इस ए वाली टर्म को भी हम इधर ले आएंगे, इस ए वाली को भी इधर ले आएंगे, इस ए वाली को भी इधर ले आएंगे। अगर इस साइड पे 0 बच गया तो हम कहेंगे ये होमोजीनियस है, और अगर 0 ना बचा तो ये नॉन होमोजीनियस है। तो देखते हैं, तो ए एन और ये इधर आगे प्लस का हो गया, प्लस ए एन माइनस 1 माइनस 16 ए एन माइनस 2, ये इधर आके माइनस का हो गया, तो माइनस 16 ए एन माइनस 2 और ये माइनस 20 इधर आके प्लस 20 हो गया, तो प्लस 20 ए एन माइनस 3। ए वाली सारी चीज़ें एक साइड पे आ गई, राइट हैंड साइड पे 0 बचा, तो ये हमारे पास होमोजीनियस है, होमोजीनियस। ठीक है, नेक्स्ट सी को देखते हैं हम। पार्ट नंबर सी हमें क्या कहता है। पार्ट नंबर सी में हम देखें तो ए एन इज इक्वल टू हाफ ए एन माइनस 1 माइनस 3 है। तो इसमें अगर ए वाली टर्म्स को हम एक साइड पे ले आएँ तो ए एन ये वाली चीज़ इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो माइनस हाफ ए एन माइनस 1 और इक्वल टू में हमारे पास माइनस 3 बचेगा। माइनस 3 को इस तरफ इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि ये ए वाली टर्म नहीं थी, तो ए वाली टर्म्स को हमने एक साइड पे कर लिया। तो इस साइड पे ए वाली टर्म्स हैं, दूसरी साइड पे हमारे पास ए नहीं बचा, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है, ये नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस। अगर नॉन होमोजीनियस है तो इसमें उन्होंने कहा है कि एफ एन बताएं, एफ एन क्या होता है और एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन क्या होता है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि इस चीज़ को इग्नोर कर दें, तो बाकी जो चीज़ बचेगी ये हमारे पास एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन होगा। और जिसको इग्नोर किया है, यानी कि इग्नोर किसको किया है, इस चीज़ को हमने किया है, तो ये हमारे पास एफ एन होगा। ठीक है, जिस चीज़ को इग्नोर किया है वो एफ एन होता है, और इसके अलावा जो चीज़ बचती है वो एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास ए एन माइनस 3 ए एन माइनस 1। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे ए वाली कोई भी नहीं है चीज़,
तो हम वैसे की वैसे ही इसे लिखा रहने देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 n और -4n। ठीक है, ए वाली साड़ी एक साइड पे है, उसके अलावा दूसरी साड़ी एक साइड पे। ए वाली को एक साइड पे कर दिया तो बाकी दूसरी साइड पे ज़ीरो नहीं बचा, तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस, अगर नॉन होमोजीनियस है तो ये ए वाली जो भी टर्म्स होंगी ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी, यानी कि इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। जब इग्नोर किया तो हमारे पास ये वाली चीज़ बनेगी, ये वाली। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ए एन को हम एक साइड पे रहने देते हैं, तो बाकी बन जाएगा ए एन इज इक्वल टू 3 a n-1। तो ये हमारे पास एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बन गया। और जिस चीज़ को इग्नोर किया था, यानी कि एफ एन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2n-4n, ये हमारे पास एफ एन है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट ये वाली चीज़ है, तो ये इनिशियल वैल्यू दी गई होती है, इसका कोई नहीं। तो अगर हम इसमें देखें तो यहीं पे इसको सोल्व करेंगे, तो ए वाली सारी एक साइड पे है, दूसरी तरफ ज़ीरो नहीं बचा, तो ये नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस है तो इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, बाकी an-1 इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी कि an-1 इक्वल टू ज़ीरो आ गया। इस चीज़ को इग्नोर कर दिया हमने, और ये बाकी दूसरी तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा an-1 प्लस का आ जाएगा, और ये हमारे पास एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बन गया। और इस चीज़ को इग्नोर किया था हमने 4n-1 को, तो ये हमारे पास fn था। ठीक है, तो fn क्या होता है ये भी पता चल गया। एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन क्या होता है ये भी पता चल गया। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस क्या होते हैं ये भी पता चल गया। अब अगर इसकी बात करें तो ए वाली पहले ही साइड पे है, दूसरी साइड पे ज़ीरो नहीं बना, तो ये नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन है। ठीक है, इसको ज़ीरो के इक्वल रखूँगा, और ये 3 उधर जाकर -3 वाला बन जाएगा, तो वो हमारे पास एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बन जाएगा। और बाकी ये जो चीज़ है ये हमारे पास एफ एन होगी, 4n² - 2n + 2 की पावर n। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सिंपल सादा ईजी सा था, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है फाइंड द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन की फॉर्म फाइंड करें। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन की फॉर्म कैसे बनती है, एफ एन को देख के बनती है। ठीक है ना, एफ एन को हम देखते हैं कि एफ एन किस फॉर्म का है। एफ एन 3 तरह का हो सकता है, या तो पोलिनोमियल होगा एफ एन, या तो पोलिनोमियल फंक्शन होगा, या फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियली फंक्शन होगा, या तो एफ एन हमारे पास पोलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल दोनों होगा, पोलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल दोनों में मिक्सअप होगा। ठीक है, इन 3 के अलावा एफ एन नहीं हो सकता। अगर होगा तो ऐसे रेकरेंस रिलेशन को अभी सोल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फाइंड द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन, हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन की फॉर्म फाइंड करनी है नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन की। ये हमें रिलेशन दिया गया है, और इसमें एफ एन ये भी हो सकता है, ये भी है, और ये भी है। ठीक हो गया, तो चलिए आइए हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, और उसके बाद इसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ठीक हो गया, क्वेश्चन में हमारे पास रिलेशन जो है वो ये दिया गया है, ए एन इज इक्वल टू 8 an-1 और -16 an-2, और इसके आगे प्लस एफ एन लिखा गया है, प्लस एफ एन। ठीक है, तो एफ एन के आगे कंडीशंस बताई गई हैं कि एफ एन जो है वो एक दफ़ा हमारे पास 2 की पावर n के इक्वल है, एफ एन एक दफ़ा हमारे पास 2 की पावर n के इक्वल है, एफ एन एक दफ़ा हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर n के इक्वल है, एफ एन एक दफ़ा हमारे पास n³ मल्टीप्लाई बाय 4 के इक्वल है, और एफ एन एक दफ़ा हमारे पास n² + 1 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अब देखिएगा सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसको एसोसिएटेड रेकरेंस रिलेशन बनाते हैं। तो एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास आएगा ए एन इज इक्वल टू 8 an-1 और आ जाएगा -16
a n-2 ठीक है। इस चीज़ को इग्नोर कर दिया हमने ताकि हमारा इस चीज़ को इग्नोर कर दिया fn को, तो ये हमारा एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बन गया। अब ये सारी चीज़ें एक साइड पे ले आए तो दूसरी साइड पे हमारे पास 0 बन जाएगा an-1 और प्लस 16 an-2 इक्वल टू आ गया 0 के। ठीक हो गया। अब इसकी डिग्री फाइंड करें तो इसकी डिग्री 2 होती है। कैसे होती है, डिटेल से डिस्कशन आपके पास थी। आर स्क्र माइनस 8r प्लस 16 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक या ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। तो अगर हम देखें तो r माइनस 4 होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है, r माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज़ यहाँ से r की आई, r इज इक्वल टू 4 और r इज इक्वल टू 4। ठीक है, रिपीटेड रूट्स हमारे पास आ गए। अगर हम इसका जनरल सोल्यूशन अगर हम होमोजीनियस का सोल्यूशन लिखना चाहें तो वो इस तरह आएगा। ठीक है, इस तरह। वैसे ये ना भी लिखें तो कोई नहीं, क्योंकि हमने पर्टिकुलर फॉर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये फिर भी मैं वैसे ही लिखने लगा हूँ k1 प्लस n k2 और 4n। ये सोल्यूशन कैसे लिखते हैं 5.1 में आप डिटेल से डिस्कस करके आए। तो ये हमारे पास आएगा 4n। अब देखिएगा, अब इसको देखते हुए हम fn की पर्टिकुलर फॉर्म लिखते हैं। इस सोल्यूशन को देखते हुए कैसे लिखेंगे देखिएगा। अगर हमारे पास fn बराबर आ जाए, अगर हमारे पास fn बराबर है 2n के, तो इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियली फंक्शन है। कौन सा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमारे पास दूसरा केस है। 3 केस पर के आए थे, पहला पोलिनोमियल, दूसरा एक्सपोनेंशियल और तीसरा जिसमें एक्सपोनेंट भी हो और पोलिनोमियल भी हो। ये दूसरा केस है, अकेला एक्सपोनेंट है, यानी कि ये वाला केस है अल्फा रेज टू पावर n। ठीक है, फिर हमने कहा था कि अगर अल्फा रेज टू पावर n है, अगर अल्फा बराबर आ जाए ना, अगर अल्फा बराबर ना आए r के, तो उस वक्त हमारे पास जो पर्टिकुलर फॉर्म होगी, उस वक्त जो हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्म होती है वो होती है a मल्टीप्लाई बाय अल्फा की पावर n। ठीक है, और अगर अल्फा बराबर आ जाया करे n के, तो उस वक्त जो हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्म होती है वो इक्वल होगी n रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a r रेज टू पावर n। यहाँ पे m क्या है, जितनी दफ़ा रूट रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जितनी दफ़ा अल्फ़ा आर के बराबर है। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे अगर दोनों को कंपेयर करें तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है, यानी कि इन दो चीज़ों को, यानी कि कलर चेंज करके बताते हैं। अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आती है 2, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2, और यहाँ पे आर की वैल्यू 4 और 4 है। अल्फ़ा जो है वो 2 आर की वैल्यू से मैच नहीं किया, नॉट इक्वल टू है, तो ये वाला केस उठाया जाएगा। जब अल्फ़ा आर के इक्वल नहीं है तो ए पी हमारे पास होगा, ए एन पी पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास होगा ए मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा की पावर n। अल्फ़ा गया था 2, तो 2 की पावर n। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी पर्टिकुलर फॉर्म होगी। अब आप चाहें तो यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन उन्होंने सिर्फ फॉर्म पूछी है और हमारा आंसर भी बिल्कुल यही है, तो इस वजह से हम a की वैल्यू जो है इसको फाइंड नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, ये हमारे पास 2 की पावर n के लिए सिस्टम हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं किसके लिए। अब हम देखते हैं जब n मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू पावर n है। ठीक है, यानी कि अब हम ये तो हमने पहली फॉर्म लिख ली ना, पहले के लिए हमारा आंसर आ गया। अब दूसरे के लिए फॉर्म लिखते हैं। अब दूसरा हमारे पास ये आएगा, अब दूसरा हमारे पास ये वाला आएगा n मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू पावर n। अब fn हमारे पास आ गया, fn इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू पावर n। अगर आप देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल है, और इसको देखें तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारे पास तीसरा केस आया, तो तीसरे केस को हम कैसे लेके चलेंगे, इसके लिए हमारा जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा या पर्टिकुलर फॉर्म होगी वो इस तरह से होगी कि 4 रेज़ टू पावर n है, यानी कि अल्फ़ा रेज़ टू पावर n और 4 रेज़ टू पावर n। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4।
जब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4, आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू भी 4 थी, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू आर की वैल्यू के बराबर हो गई, बराबर हो गई। तो इस वक्त हमारे पास जो सोल्यूशन होता था वो था n रेज टू पावर m और a मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा की पावर n। n क्या है, n वैसे का वैसे ही रहेगा। m क्या होता था, जितनी दफ़ा अल्फ़ा r से मिलता है। तो देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 4 है, एक दफ़ा मिल गया। अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, दोबारा इसकी वैल्यू 4 है, दो दफ़ा मिल गया, तो m की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, a क्या है, a वैसे का वैसे ही रहेगा। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा 4 है, तो 4 की पावर n। ठीक हो गया। और अब देखें कि साथ हमारे पोलिनोमियल भी आ रहा है। पोलिनोमियल कौन सा है, फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल है, तो इसके साथ फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल ऐसे आएगी b प्लस सी एक्स। ठीक है, यहाँ भी लीनियर आ जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस a को b का नाम दे दें, इसको ए सी का नाम दे दें, आप चाहें तो इस a को c का नाम दे दें, इसे ए बी का नाम दे दें, तो कांस्टेंट है ए बी सी, जहाँ पे जिसका मर्जी नाम दें, तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी n स्क्वायर a 4 रेज टू पावर n और b प्लस सी एक्स। इसको जिस मर्जी तरतीब से लिखें और ए बी की आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड हो गया इसके लिए। ठीक है, अब इस पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 करने से पहले हम इनको सभी को रिमूव कर दें। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। अगर आपको ये फॉर्म्स बनानी आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आप इजीली सोल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। अब n क्यूब 4 की पावर n मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। अब मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 4 आएगी, क्योंकि अल्फ़ा की पावर n 4 की पावर n, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, यहाँ से एक्सपोनेंशियल। अब देखें कि इसकी जो पर्टिकुलर फॉर्म होगी वो इस तरह से आएगी। अब 4 जो है दो दफ़ा इसके साथ रिपीट हो रहा है, तो n स्क्वायर आ जाएगा, साथ a आ गया और अल्फ़ा की पावर n यानी कि 4 की पावर n आ गया। अब साथ n क्यूब आ रहा है, तो हमारे पास तीसरी डिग्री की पोलिनोमियल आएगी, यानी a प्लस a तो पहले आ गया ना, b लिखते हैं हम। ठीक है, तो हम लिखेंगे b प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर, और ये 3 है तो 3 तक जाना है हमने, और ई एक्स की पावर 3 ई एक्स क्यूब। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब इस चीज़ के लिए लिखते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी 3 की पावर n है, तो अब अल्फ़ा हमारे पास 3 है। कलर चेंज करके किसी और कलर से करते हैं। अब देखें यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर n है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3, और 3 जो है ना इससे मैच करता है ना इससे, तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा a 3 की पावर n। ठीक है, अब देखें साथ पोलिनोमियल सेकंड डिग्री की है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर, हम भी सिर्फ सेकंड डिग्री तक जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म आ गई लास्ट वाले की। तो उम्मीद करता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन की समझ आई होगी, जिसमें 4 पार्ट्स थे और हमने चारों पार्ट्स करने की कोशिश की। ठीक है, तरतीब आप चेंज कर सकते हैं, आप इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का, इसको सी का नाम दे दें और इसको डी का नाम चेंज कर सकते हैं। ए बी सी डी क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की कोई वैल्यू भी हो सकती है। आप C1 C2 C3 C4 कह सकते हैं, आप K1 K2 K3 K4 कह सकते हैं, अपनी मर्जी के नाम रख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये रेकरेंस रिलेशन है, इसको हमने सोल्व करना है, और ए नॉट की इनिशियल वैल्यू ये दी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं इसी लेक्चर में, नेक्स्ट 3 कर लेंगे क्योंकि लेक्चर लेंथी हो रहा है, और ये मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगा दूसरे लेक्चर में। पहले 3 क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमने इस तरह कर दिया। क्वेश्चन हमारे पास था ए एन इज इक्वल टू हाफ, ए एन इज इक्वल टू हाफ ए एन माइनस 1, और इसके साथ है -3, और ए नाट की वैल्यू हमारे पास है ए नाट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 3। चलिए आइए जी हम इसको स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। ये देखें कि ये पहले इसका एसोसिएटेड लिखेंगे, तो ए एन इज़ इक्वल टू हाफ ए एन माइनस 1, ये एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बन गया, और एफ ऑफ एन हमारे पास आ गया -3 के इक्वल।
ठीक हो गया। अब इस चीज़ को हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा ए एन माइनस हाफ ए एन माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो अब मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट एन है, मिनिमम एन माइनस वन है, डिग्री वन आएगी तो आर माइनस हाफ बराबर आ जाएगा ज़ीरो के। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी हाफ, ठीक है, 1/2 आर की वैल्यू हो गई। इसकी मदद से अगर हम सॉल्यूशन लिखना चाहें एसोसिएटेड रेफरेंस रिलेशन का तो हमारे पास आएगा ए एन एच इज़ इक्वल टू के वन 1/2 इसकी पावर एन, ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, यही तो हमारा मसला होता है। तो इसको हम लेके चलते हैं। तो अगर हम देखें तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है एफ एन इज़ इक्वल टू -3 और साथ n की पावर 0। तो ये 0 डिग्री की पोलिनोमियल है। तो इसके लिए जो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन लेके आएंगे, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, 0 डिग्री का होगा, यानी ए एक्स की पावर 0, ठीक है। तो ए एन की पावर 0, तो n की पावर 0 लिखें या ना लिखें, ये हमारे पास आ गए, ठीक है। जब हम n की जगह n-1 पुट करेंगे तो फिर भी हमारे पास यही चीज़ आएगी, a ही आएगा। n-2 पुट करेंगे फिर भी a। तो ये वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब तो देखें कि a n इज़ इक्वल टू हाफ a n-1 इक्वल टू -3 था, तो इसकी जगह पे a आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 1/2 a-1 की वैल्यू, ये भी a है, इसकी जगह पे भी a आ गया और -3 आ गया, ठीक है। ये इधर आके माइनस हुआ तो a माइनस हाफ a इज़ इक्वल टू -3। तो अगर आप देखें तो फुल में से हाफ निकाले तो हाफ a आ जाएगा, हाफ a इज़ इक्वल टू -3। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 2 बार 6 -6, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो ये इस तरह होगा कि ए एन और आ जाएगा ऊपर p, पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास आ गया a की वैल्यू -6, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन और इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से रेज़ कर देता हूँ चीज़ें, ये वाली सारी चीज़ें रेज़ कर देता हूँ ताकि आपको पता तो चल गया इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो बाकी हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारे पास जगह का प्रॉब्लम होता है, इस वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, ये देखें, अब हम जनरल सोल्यूशन लिखने लगे हैं ए एन किसके इक्वल होगा, होमोजीनियस वाला सोल्यूशन प्लस होमोजीनियस वाला सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो होमोजीनियस वाला सोल्यूशन हमारे पास आया k1 मल्टीप्लाई बाय हाफ की पावर n, ठीक है, और प्लस नहीं माइनस आएगा, इसकी वैल्यू -6 है तो -6 आ गई, और ये an के इक्वल आ गया। अब उन्होंने a0 की वैल्यू ये दी हुई है, तो यहाँ पे n की जगह 0, जहाँ n है वहाँ 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा a0 इज़ इक्वल टू k1 और हाफ 1/2 की पावर 0 और -6, ठीक है, और -6 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू ये है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल आ जाएगा k1 और हाफ की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 -6 उधर जाकर प्लस होगा, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 बार 6 और प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 और ये 6 इधर आकर प्लस का हुआ, +6 इज़ इक्वल टू k1। तो k1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, k1 इज़ इक्वल टू 6 × 6 12, तो 12 + 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक हो गया। अब देखें कि 2 कॉमन आ रहा है इनमें से, तो k1 इज़ इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया हमने तो बच गया 6 + स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये हमारे पास k1 की वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को उठाएंगे और इस वैल्यू को पुट करेंगे अपने जनरल सोल्यूशन में, ठीक है। इस k1 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा an इज़ इक्वल टू k1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 और साथ 1/2 की पावर n और +6 और +6
6। अब देखें कि ये 1 की पावर n अलहदा हो जाएगी, 2 की पावर n अलहदा हो जाएगी। तो ये 2 की पावर 1 है और ये हमारे पास 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और ये 1 की पावर n, 1 की पावर n हो, 10 हो, 12 हो और 13 हो, जितनी भी हो 1 नहीं रहता है। तो ये 2 की पावर n भी हो जाएगी, तो बटे में 2 की पावर n है, तो ऊपर जाके माइनस n हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, तो ये 2 की पावर माइनस n हो गई और प्लस 6। अब देखें कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस सेम है, तो पावर हमारे पास ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर 1 माइनस n प्लस 6 आ जाएगा और ये वैल्यू आई an की। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।